सम्मानित मंच पर विराजित जूरी सदस्य मेरे साथी, इस आयोजन को करने वाले राजेश जी और प्रिंसिपल सर एवं इस महाविद्यालय और बाहर से पधारे हुए व्याख्याता, प्राचार्य कहना चाहिए, प्राचार्यगण एवं पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए ऊर्जावान और इस देश का जो भविष्य है वे विद्यार्थीगण। भविष्य इसलिए कि हम थीम वही लेके चल रहे हैं भविष्य की, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026। इस आयोजन में आपने पार्टिसिपेट किया, ये जैसा भाई साहब ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है पार्टिसिपेट करना। विनर होना या नहीं होना वो बाद की बात होती है। 74 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया स्वयं को, इसका अर्थ है कि उनकी इच्छा थी पार्टिसिपेट करने की। परिस्थितियां कई बार इच्छा के विरुद्ध होती है, इस कारण वो नहीं आ पाए, किंतु जिनकी परिस्थितियां भी अनुकूल हुई वो यहां आ पाए, और जो यहां आ पाए उनमें भी जिनकी अच्छी तैयारी थी फिर भी बोल नहीं पाए, ऐसे कुछ लोग थे। तो तीसरा संयोग होता है कि हम मंच पर आकर के सामने किन को पाते हैं और उनके सामने हम बोल पाते हैं क्या, क्योंकि जब रजिस्टर किया तब मालूम नहीं था कि जूरी बैठेगी या नहीं, जूरी में कौन होंगे, कितने लोग सामने होंगे। आप सोचिए अगर 74 जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो सब होते और कुछ आपको सुनने आने वाले और होते, तब जो बोल पाए उनमें से कुछ और पीछे सरक जाते, संख्या देख के भी। तो कई बार संख्या देख करके, कई बार विषय बहुत पहले पढ़ा था अब ध्यान में नहीं आ रहा है, परिस्थितियां देखो बदल रही है। हम विषय तो ले रहे हैं इतिहास का, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ना है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, अभी समय कितना फास्ट है। अचानक से कोई नया विषय आ जाता है और वो 9 दिन चलता है। हमारी कहावत है, नई बात 9 दिन, खांची ताणी 13 दिन, मारी कूटी 20 दिन। इससे ज़्यादा विषय चलते ही नहीं थे पहले भी, तो आज भी कहाँ से चल जाएंगे। इसलिए जो हम तैयारी करते हैं उसको अपडेट करते हुए जो बोल पाए उन्होंने थोड़ा ठीक बोला, और जो अपडेट नहीं कर पाए, जिनको याद नहीं रहा, जिनकी स्मृति में मंच फोबिया के कारण अभी उनके मन में कुल बुला रहे बहुत सारे विषय, बहुत सारी चीज़ें अंदर घूम रही है, किंतु मंच फोबिया, माइक फोबिया जिसको कहते हैं, यहाँ आने के बाद भय होना, ये भी बोलने से रोकता है। तो बहुत सारे फिल्टर हैं, उन फिल्टर से निकलते निकलते कुछ बच्चे यहाँ ठीक बोल पाए। अभ्यास करेंगे आप निश्चित रूप से, इसमें नहीं तो आगे, और आगे नहीं तो उसके आगे। अंत नहीं है, ये प्रारंभ है। ये प्रारंभ है आपके मंच पर आकर के बोलने का। आप में से ही बोलते बोलते कुछ लोग जो हैं वो किसी स्थानीय निकाय का कोई नेता बन जाएगा। मैं स्टार्ट पीएम से नहीं कर रहा हूँ, किसी स्थानीय निकाय के लिए भी आप खड़े होकर के बोलने की स्थिति में आने वाले हैं, यदि आपने इसको कंटिन्यू किया। इससे बड़े मंच मिलेंगे, और अंतिम तक जाते जाते तो इस देश के राष्ट्रपति इस पद तक भी ऐसे ही संभव होता है जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं, काम करते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर काम करते हैं, अनुभव बढ़ता जाता है और हम बोलते जाते हैं। फिर ध्यान में नहीं आता है कि विषय
कब बताया गया था। फिर हम एक्स टेम्पो जिसको कहते हैं, आंसू भाषण, आपको बुला लिया और बताया कि इस दुकान का उद्घाटन है, आपको फीता खोलना है। तो दुकान किसकी है? मिठाई की है। तो आपने मिठाई और देश की संस्कृति को जोड़ करके जोरदार भाषण दे दिया। लोग बोलेंगे कि ये लाए कहाँ से विषय। ये कब होगा? जब आप कंटिन्यू एक बार में हार मान करके बैठेंगे नहीं, लगातार जब जब अवसर मिलते हैं, और राजेश जी तो अवसर खूब देते हैं, आप इनसे कांटेक्ट में रहिए। कॉलेज अवसर देती है, महाविद्यालय अवसर देता है। मैंने अभी बात की थी, भाई राजेश जी हमारे विद्यालय में तो आते नहीं है, तो बोले हमारा यूथ के साथ काम है और यूथ यहाँ है। सही बात है, यूथ के साथ में काम करना है तो महाविद्यालय के अंदर उनको आना ही है। तो आपके लिए अवसर है, आप इसको जरूर भुनाएं। और जरूर अगली बार जब भी ऐसा कोई कंपटीशन होता है, कोई आयोजन होता है, उसमें निश्चित रूप से 2-3 टिप्स दे देता हूं। अपनी स्पीड को कम कर लें। आप जब स्पीड से बोलते हैं, कुछ लोगों का अभ्यास है, ठीक है, वो स्पीड से बोलते हैं, लेकिन याद किया हुआ खत्म होने के बाद स्पीड काम नहीं आएगी। ऐसा कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसे थे जो अटल बिहारी जी का भाषण सुनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के और 6-6 घंटे तक बैठ करके इंतजार करते थे। मजाक में लोग कहते हैं कि वो जब एक शब्द बोल के दूसरा बोलते तब तक लोग नींद लेके उठ जाते थे। बड़ी स्लो स्पीड थी, बड़ा स्टाइलिश उनका भाषण। वीडियो कभी सुनी है? इसलिए उनके मुंह से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकला, कभी उनको बोलने के कारण क्षमा नहीं मांगनी पड़ी। और वो जो गति है वो आपका चिंतन साथ चलाती है। ये पहला टिप है, आपको रटना नहीं होगा। आप जब बोल रहे होंगे, आपकी स्पीड कम होगी तो आपका चिंतन आपके साथ चलेगा और आप चिंतन करते हुए शब्दों का चयन करते हुए बोल सकेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिनट बहुत होते हैं बोलने के लिए। लेकिन उस चक्कर में कि भाई मैं बहुत ज्यादा बोल जाऊं, मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं, ऐसा नहीं करना। किसी भी कंपटीशन में अपने नेचुरल फ्लो में बोलना। दूसरी चीज है कि आज बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं रखा कि जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो ड्रेसिंग, इसका सेंस दिखना चाहिए। कुछ भी पहन करके, इसमें पॉइंट्स नहीं थे, हमने ध्यान नहीं रखा उसका, आपकी ड्रेसिंग का। फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आप मंच से बोलते हैं तो आपका ड्रेस सेंस कैसा है। कॉलेज के स्टूडेंट है, ठीक है, जैसा कॉलेज में ट्रेंड है वैसा चलेगा। लेकिन जब हम मंच पर आ रहे हैं तो हमारा ड्रेस सेंस क्या है, हम किस तरह से यहाँ से एंटर हो रहे हैं, हेजिटेशन है क्या, वो भी अगर है तो अंदर है, बाहर नहीं दिखना चाहिए। फिर आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो दूसरी चीज आपका ड्रेसिंग जब आप बोलते हैं। तीसरा, आपकी दृष्टि स्थिर न हो। जब आप बोल रहे हैं तो आपकी दृष्टि पूरे पंडाल में घूमती रहे, तो लगेगा कि हाँ, कुछ बोलने के योग्य व्यक्ति खड़ा है, ऐसा होगा। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर शब्दों का चयन है। कई बार हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो उस भाषा के नहीं होते हैं, तो प्रयास करें कि शुद्ध भाषा। आप हिंदी में बोल रहे हैं, विशुद्ध हिंदी में बोलने का प्रयास करें। शेर बोल रहे हैं तो शेर को अपने लहजे में उसी ढंग से बोलें, तो वो थोड़ा फ्लो, आरो अवरो वो सब तो सब सिखा देंगे आचार्य लोग, वो सब सिखा सकते हैं। किंतु शब्दों का चयन, यानी हमारी डिक्शनरी कैसी है, शब्दावली कैसी है, मजबूत है क्या, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, शब्दावली बढ़ेगी। और अंत में होता है
कि हम समापन कहाँ करते हैं। हमने बता दिया कि ये इमरजेंसी थी, उसके रीजंस थे। जो पक्ष में बोलेंगे वो हो सकता है कभी डिबेट वास्तविक हो जाए, पक्ष में बोलने वाले लोग खड़े हो गए तो इमरजेंसी आवश्यक थी, ऐसे कोई बोलने वाला आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? हमने तो जो रट्टा मारा वही बोलेंगे। तो डिबेट का मतलब ये होता है कि पक्ष और विपक्ष, ये भी हो सकता है। तो पक्ष में भी कुछ चीजें हो सकती थी क्या उस समय, ऐसा विचार कर लेना चाहिए। बोलना तो हमें जो विषय है उस पे ही है, लेकिन विचार करना चाहिए कि दूसरा पक्ष भी हो सकता है। उस समय लगा होगा, क्या लगा होगा, ऐसे सोचना चाहिए। बाकी सत्य तो यही है कि सत्ता बचाने के लिए अपनी पावर का दुरुपयोग, और वो एकदम नहीं हुआ। जज साहब के फैसले के बाद में, जज साहब को डराने का प्रयास करने के बाद में, धमकाने का प्रयास करने के बाद में, अन्य ऑप्शंस को ढूंढने के बाद, जब कोई मार्ग नहीं बचा कि सत्ता में कैसे रह सकती हूं, तब इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति के पास जाकर के उनको डरा करके, ये भी सत्य है, हस्ताक्षर करवा के, और फिर घोषणा भी राष्ट्रपति जी से नहीं, रेडियो पर स्वयं ने, कि राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक्य भी था, ये वाक्य भी था, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं डरा रही हूं, इसका अर्थ यही था। और उस घोषणा से पहले सैकड़ों नेताओं को, जो विपक्ष में थे और जो पक्ष में थे, जो विरोध में खड़े हो सकते हैं वो भी थे, उन सब की गिरफ्तारी हो गई थी। उनको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। घोषणा के बाद समझ में आया कि ये इमरजेंसी है। कुछ बच गए थे तो चुन चुन करके उनको जेलों में डाला गया। कुछ ऐसे थे जिनको जेल में डालने के बाद डरे नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था डरना नहीं है, तो वो डरे नहीं। तो नहीं डरे तो उनके उंगली को कुर्सी के पाए के नीचे रख करके उस कुर्सी पर थानेदार बैठे हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अत्याचार भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि जेल में डाल दिया और कोई राजनीतिक कैदी की तरह रोटी पानी की व्यवस्था कर दी हो। और विपक्ष के नेता जहां जेलों में थे उसमें कुछ रोए भी हैं, कुछ घबराए भी हैं, कुछ वीर भी थे जिन्होंने वहां संबल दिया, और पूरे देश में आंदोलन भी चला। अंत जो हुआ वो तो सब बोले ही है। इस अत्याचार को देखते हुए ही आगे क्या करना, ये विचार करना चाहिए। इमरजेंसी लग गई, आर्थिक इमरजेंसी भी कभी हो सकती है, कोई मना थोड़ी है। बहुत बड़ा कोई आर्थिक विप्लव हो जाए तो आर्थिक इमरजेंसी भी लगती है। कोई अटैक हो जाए, युद्ध हो जाए, उस समय भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां देश में आ सकती है। किंतु नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए आम जनता क्या कर सकती है, उस समय आंदोलन किया था। आज के आंदोलन की क्या परिस्थितियां होगी उस पर भी हम बोल सकते थे। तो बहुत सारा रिसर्च भी करना होता है जब हम बोलते हैं, तो वो रिसर्च करके कुछ नया अपने अंदाज को थोड़ा बदल करके स्टार्ट कहाँ से करना, एंड कहाँ करना। कहानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, 15 सेकंड की कहानी बोल करके भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप कविता की 2 पंक्ति से ही सब स्टार्ट करें। वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त होगा। हाँ, एक और पॉइंट कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि जब आप मंच पर बोलने के लिए जाएं तो एकदम नई ड्रेस पहन के नहीं जाएं। बहुत बड़े विद्वान ने लिखा, मैंने पूरी किताब पढ़ी उनकी, और एक जगह मिला कि नए कपड़े पहन करके नहीं जाए। अब उनका तर्क था कि नया कपड़ा खाता है, चुभता है,
आप बोलोगे और कभी इधर खुजली करोगे और कभी इधर करोगे, असहज रहोगे, आपका तो ध्यान भंग हो जाएगा। इसलिए सामान्य रूप से जो कपड़े पहन करके जाते हैं और थोड़ा ड्रेस सेंस को ध्यान में रख करके फिर जाना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में आई, मैंने आपको बताई। आपका सभी का आभार राजेश जी का और संस्था का कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया, मुझे अवसर दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।